बिहार के पूर्णिया में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है, लेकिन इस बार जेडीयू के अलग होने की वजह से बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही है। जेडीयू के साथ कांग्रेस और आरजेडी का संभावित गठबंधन यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है। साथ ही पूर्णिया के त्रिकोणीय मुकाबले को आम आदमी पार्टी और कुछ निर्दलीय भी दिलचस्प बना सकते हैं। पूर्णिया के वर्तमान बीजेपी सांसद पप्पू सिंह ने 2004 के लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की थी। पूर्णिया में विधानसभा की कुल 6 सीट हैं, जिसमें से फिलहाल 3 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 सीट पर जेडीयू का। कस्बा विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। विकास पूर्णिया का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। बनमनखी में बंद पड़ी चीनी मिल और जूट किसानों की बदहाली भी चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा मोदी फैक्टर भी चुनाव में एक अहम मुद्दा साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में। यहां की जनता है हमारे साथ और साथ ही तमाम प्रमुख दल के प्रतिनिधि भी। हम बात करते हैं बीजेपी के नेता से। ये बताइए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नाम पर क्या चर्चा है? क्या नरेंद्र मोदी का नाम आगे लिए जाने पर कुछ है या फिर उनके नाम होने से नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है। आपके चैनल सहित तमाम चैनल भी जो है बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को आगे दिखा रहे हैं। और हमारा तो कहना है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे दीवाने जो दुनिया को झुकाकर मानेंगे, मंजिल की धुन में आते हैं और मंजिल को पाकर मानेंगे। ऐसे ही नेताओं में नरेंद्र मोदी का नाम है। आपके धुन को खराब करने में जुटी हुई है जेडीयू। क्या सारेगामापा का तालमेल नहीं हो पा रहा है? आपको क्या लग रहा है, क्या इनका दावा सच है? ये तो इनकी अपनी सोच है और इनके पार्टी की सोच हो सकती है। मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो हिंदुस्तान के सभी कौम को, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको एकजुट करके और उसके लिए विकास का काम करे। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ना कि कौन है, किसके नाम की चर्चा आप कर रहे हैं? मैं अभी किसी के नाम की चर्चा क्यों करूं? सवाल अभी नाम का नहीं है, सवाल ये माहौल आने दीजिए और इसके बाद फिर बात करेंगे। इधर सेकुलर फोर्सेस भी खड़े हैं और सेकुलर फोर्सेस जब सामने खड़े हों उसकी गोलबंदी भी हो रही है उनको रोकने के लिए। लेकिन सेकुलर फोर्सेस में दरार है। हमारे साथ माले के नेता है। आपको लग रहा है कि एक तरफ कांग्रेस, आरजेडी, एलजेपी के आने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ जेडीयू एक नया सेकुलर फ्रंट तैयार कर रहा है, फेडरल फ्रंट, तो इसका क्या असर है? मुझे तो लग रहा है कि जो टेबल पर जो फ्रंट बन रहा है, ये फ्रंट भारतीय राजनीति में विकल्प नहीं है। विकल्प की जरूरत है कि यहाँ के मजदूरों, किसानों, छात्र नौजवानों और पीड़ित नौजवानों, पीड़ित देशवासियों या देश की एकता होनी चाहिए। देश के निर्माण में जो लगा हुआ है उन ताकतों की एकता होनी चाहिए और व्यक्ति को सामने में खड़ा करके नीतियों को पीछे धकेला जा रहा है। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकेत है और इस लिहाज मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की हिफाजत देश की पहली एजेंडा हो गई है और लोकतंत्र की हिफाजत के जरिए ही देश की निर्माण हो सकता है और निर्माण करने वाली ताकतों का कोई एजेंडा नहीं है इन लोगों के सामने में। कोई ताकत है? आपको लग रहा है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं इसका कहीं कोई जगह धरातल पर, स्तर पर है? नहीं, धरातल पर इनके लिए हो सकता है, लेकिन इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि अब पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में एक नई राजनीतिक क्रांति हुई है, एक वैचारिक क्रांति हुई है। आम आदमी पार्टी के रूप में एक आंदोलन शुरू हुआ है और मैं इसे एक आंदोलन का रूप मानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार जात के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का काम किया गया, उसके विरुद्ध आम आदमी पार्टी आज खड़ी है। तो आज इन परंपरागत जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, इनको अब ये समझ जाना चाहिए कि अब ये राजनीति भारत में नहीं चलेगी। और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके नाम की चर्चा है? नहीं, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि कौन बनेंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से है कि भारत की पूरी राजनीति एक नई करवट ले रही है, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है, जो आपको बहुत जल्दी दिखेगा। आधुनिक भारत, आधुनिक निर्माण। आप कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल फ्रंट, तो एक सेकुलर ताकतों का जमावड़ा, आपकी तरफ से कौन है, किसकी चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री बनने की? प्रधानमंत्री पार्टी, देखिए, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था है। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके चुने हुए सांसद अपने नेता का चयन करते हैं और वो प्रधानमंत्री का। लेकिन पिछली बार तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था, उनको आगे करके लड़ा गया था, उनके नाम पे लड़ा गया था, चुनाव लड़ा गया था। वो चूंकि कंसेक्यूटिव फेज था, लगातार वो दूसरी पार्टी थी, पहले से प्रधानमंत्री थे,
इसीलिए प्रधानमंत्री थे वो ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री थे। इस बार वो लायक नहीं रहे प्रधानमंत्री। लायक और नालायक की बात कहाँ आती है, ये तो आपकी बात है, ये आप कह रहे हैं। चलिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं। आप ये बताइए कि कौन है प्रधानमंत्री बनने की रेस में, किसके नाम की चर्चा अभी चल रही है? धर्मनिरपेक्ष दल जो भी होगा उसी में से कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा, बाकी सब हवा में रह जाएगा। धर्मनिरपेक्ष दल है कौन, सवाल ये उठता है। हम बात करते हैं कि कोई कह रहा है कि भाई यहाँ सांप्रदायिक ताकत है, कोई कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष ताकत एक होगा। क्या है चुनाव का माहौल, क्या है? अब जनता जाग चुकी है। अब जनता ये झांसे में नहीं आने वाले भी किसी के भी जाति और धर्म के नाम पर लड़ा करके हम चुनाव जीतेंगे और हमारा प्रधानमंत्री होगा। जो आदमी विकास करे वो आदमी विकास करे। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। केजरीवाल जी जैसे ईमानदार, स्वच्छ और अच्छी छवि के व्यक्ति नहीं मिलेंगे हम लोग को, वही उन्हीं को बनना चाहिए। एक सवाल है आप सभी से कि क्या यहाँ पर महंगाई मुद्दा है इस लोकसभा क्षेत्र में? कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? आप लोग सहमत हैं क्या? आप लोग? अच्छा, ये बताइए, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? भ्रष्टाचार से ही है। हाँ, कुछ पता चल। मैं ये कह रहा था कि महंगाई जितनी है नहीं, महंगाई पर हंगामा ज्यादा है। महंगाई उतनी है नहीं, लेकिन महंगाई को लेके बवंडर और ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जा रहा। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है तो यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितनी कार्रवाई की है इतनी आज तक किसी ने नहीं की है। चलिए, हम आपके सवाल का ही जवाब देते हैं। आपको लगता है कि ये कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, ज्यादा इसको बेवजह तरजीह दी जा रही है? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे आम आदमी जो है वो पीड़ित है और उसकी पीड़ा को ये लोग नजरअंदाज करते हैं और नजरअंदाज करने का परिणाम था कि 4 राज्यों में इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा, उसी महंगाई के कारण, उसी भ्रष्टाचार के कारण। मेरा मानना है कि अगर ये महंगाई का मुद्दा गौन इसलिए हो गया, भ्रष्टाचार का मुद्दा इसलिए गौन पड़ गया कि सीधा यहाँ फाइट हो गया। अब ये लड़ाई आ रही है आमने सामने की, एक पार उस पार में खड़े हैं हमारे मित्र के नेता, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता आ गई, ये मुद्दा हो गया। महंगाई और भ्रष्टाचार की जननी है कॉरपोरेट लूट। इस देश के अंदर में नीतियों के जरिए यहाँ तक कि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये किसी का एजेंडा नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लूट है और इतना ही नहीं बल्कि इतनी और सुरक्षा हो गई, लोकतंत्र नीलाम होते जा रहा है। इस बार नरेंद्र मोदी की आंधी है। हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे सक्षम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वही हैं और ये जितने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जो कहती हैं और सिर्फ सारे लोग जात पात की राजनीति करते हैं, क्या वो सांप्रदायिकता नहीं है? वो सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बीच में तमाम बहस है, जो बहस जारी है और ये आने वाले समय में चुनाव के वक्त में, वोट देते वक्त ही लोग तय करेंगे कि कौन मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। के नुक्कड़ बहस में पूर्णिया से आज बस इतना ही। हमारे सहयोगी पंकज झा एक और नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर होंगे।